from chapter Our Environment. Today we are going to take some more examples, some more MCQs and related concepts. कुछ और concepts और MCQs आज हम discuss करेंगे. So question number first is BOD stands for BOD. It stands for BOD stands for BOD का मतलब क्या होता है? BOD का क्या फुल फॉर्म है? So BOD is options given are the biological organic decomposition, biological organic decomposition, second option basic operational data, basic operational data, option C is biochemical organic decomposition, biochemical organic decomposition, option D is biological oxygen demand. So among all these, biological oxygen demand, it is the correct option for BOD. BOD stands for biological oxygen demand, which means when there is excessive pollution or contamination due to living organisms, contamination of water, अगर aquatic pollution होता है, water pollution होता है living organisms की वजह से, तो पोल्यूशन होने के बाद जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उसका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है. डिकम्पोजिशन करने वाले कौन होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डिकम्पोजिशन करेंगे तो ऑक्सीजन का डिमांड डिकम्पोजिशन के लिए क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा. ठीक है. सो इट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. BOD increases whenever there is contamination in water. Question number second. So BOD का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. Question number second is Chipko movement was led by. Chipko movement was led by. तो चिपको मूवमेंट जो किया गया था फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, इसमें चिपको मूवमेंट में उसको लीड किसने किया था? चिपको मूवमेंट वाज लेड बाय, द लीडर वाज, ऑप्शंस गिवन आर KM मुंशी, KM मुंशी. सेकेंड ऑप्शन इज द सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है. सी ऑप्शन है पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े. ऑप्शन डी इज मेनका गांधी, मेनका गांधी. So the correct option is Sundarlal Bahuguna. Sundarlal Bahuguna was the leader who led चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन. ठीक है. चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने क्या किया था? वो लीडर थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी. क्वेश्चन नंबर 8 इज क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, which form of the coal is hardest? Which form of the coal is the hardest and with maximum carbon content? And with
मैक्सिमम कार्बन कंटेंट, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट किस में होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस गिवन आर लिग्नाइट पीट, लिग्नाइट पीट, anthracite and pearl, anthracite and last option is pearl, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्म है जो कोल का जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है और हार्डेस्ट फॉर्म होता है? सो इट इज anthracite which has maximum content of coal. फॉर्म्स ऑफ कोल होते anthracite, bituminous, lignite and coal, सॉरी एंड पीट, पीट कोल, ठीक है। तो ये इतने क्या होते हैं, इसके फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं बेसिकली। एंथ्रासाइट सबसे हार्ड होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, उससे कम लिग्नाइट होता है, और सबसे जो प्रिमिटिव होता है वो पीट होता है। इसमें सबसे कम कार्बन होता है, इसमें सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कंटेंट में किया गया है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्बन में हमें पूछा है और जो हार्ड होता है वो होता है एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 is which of the following is an in which of the following is an exhaustible natural resource? Which of the following is exhaustible natural resource? इसमें से कौन सा है जो exhaustible natural resource है? Options given are options are solar radiations, air, water and minerals. Solar radiations, air, water एंड मिनरल्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। ये क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। एयर, सोलर रेडिएशन, वाटर ये रिन्यूएबल है, इनएग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। बट मिनरल्स जो है ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, question number 5 is ecological imbalance in the biosphere is created by। इकोलॉजिकल imbalance किससे क्रिएट हो सकता है? ecological imbalance in the biosphere is created by, in the biosphere is created by a, options given are cutting of forest, conservation of forests, cutting of forests, conservation of forests, option C is production of more paper, production of more paper, and option D is both A and C। तो देखो, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और प्रोडक्शन ऑफ मोर पेपर, इट विल हार्मफुली अफेक्ट द इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 6, question number 6 is
Ganga Action Plan was started in Ganga Action Plan was started in A 1975, B 1986, C 1995, and last option D is 2005. So Ganga Action Plan, it was started in 1986. गंगा एक्शन प्लान जो गंगा क्लीनिंग प्लान है, ठीक है, गंगा के पोल्यूशन को कम करने के लिए जो प्लान बनाया गया है, जो प्रोग्राम बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान, एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1986. 1986 में ये स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन. जो चिपको मूवमेंट है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? चिपको मूवमेंट, it was started in. So options are Uttarakhand, Himachal Pradesh. Option B is Himachal Pradesh. C is Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. चिपको मूवमेंट जिसका अभी हमने क्वेश्चन किया कि सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने ये लेड किया था. इट वाज स्टार्टेड इन उत्तराखंड स्टेट. उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is Amrita Devi Bishnoi National Award is rendered for. Amrita Devi National Award is rendered for. किसके लिए ये दिया जाता है? ठीक है. कंट्रीब्यूशन क्या होता है? So it was given for water conservation, wildlife conservation, water conservation. Second, wildlife conservation, wildlife conservation. C, the soil conservation, and none of these. Soil conservation and D option, none of these. None of these. अमृता देवी जो नेशनल अवार्ड है इज रेंडर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इट इज रेंडर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. अमृता देवी नेशनल अवार्ड इज गिवन, इट इज रेंडर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए दिया जाने वाला एक अवार्ड है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is who started the Appico movement in 1983? Who started the Appico movement in 1983? 1983. तो देखो यहाँ पर चिपको मूवमेंट हमने एक देखा जो स्टार्ट किया था, जो लेड किया था सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने उत्तराखंड में.
अपिको मूवमेंट जो 1983 में लेड किया गया, जो स्टार्ट किया गया, वो थे पांडुरंग हेगड़े। इन्होंने ये लेड किया था, इन्होंने ये स्टार्ट किया था। सो ऑप्शंस आर सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन है अमृता देवी, ऑप्शन सी इज मेधा पाटकर एंड पांडुरंग हेगड़े। मेधा पाटकर and last option is Pandurang Hegde. Pandurang Hegde. So it was Pandurang Hegde who started the Appico movement in 1983. Appico movement Pandurang Hegde इन्होंने start किया था. ठीक है, clear है? Question number 9. Next question, question number 10. Which of the following species are rare species? Question number 10. Which of the following species are रेयर स्पेसीज? इसमें से कौन सा रेयर स्पेसीज है? ठीक है, सो ऑप्शंस गिवन आर लायन टेल्ड मंकी, सॉरी, लायन टेल्ड मंकी एंड लेसर फ्लोरिकॉन। लायन टेल्ड मंकी एंड लेसर फ्लोरिकॉन। ठीक है, सो ऑप्शन बी है इसमें स्ट्रिप टाइगर एंड गिर लायन। स्ट्रिप टाइगर एंड गिर लायन। ठीक है, ऑप्शन सी गिवन इज रेड पांडा मस्क डियर। रेड पांडा एंड मस्क डियर। एंड ऑप्शन डी इज शेखरू स्क्विरल। देखो यहाँ पर लायन टेल्ड मंकी, मैकॉक और लेसर फ्लोरिकॉन, इसे दो दिए गए हैं जो कि क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है। स्ट्रिप टाइगर और जो गिर लायन है ये क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज है। रेड पांडा और मस्क डियर जो है ये रेयर स्पीसीज है। ये क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज। ये क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये वल्नरेबल स्पीसीज है, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है। रेड पांडा जो है ये रेयर, मतलब ये होता है कि देयर नंबर इज has decreased to a stage that they can enter in the stage of endangered species. वो endangered हो सकते हैं कभी भी। ठीक है, सो ऐसे स्पेसीज है रेयर स्पेसीज। स्क्विरल जो होता है, शेखरू स्क्विरल, जो कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, बट शेखरू स्क्विरल जो है इट इज अ इनडिटर्मिनेट स्पेसीज ड्यू टू सम ऑफ इट्स हैबिट्स। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड और एक्चुअल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये है इनडिटर्मिनेट स्पेसीज। हमें पूछा गया है कि इसमें से रेयर स्पेसीज कौन सा है। सो रेयर स्पेसीज रेड पांडा एंड मस्क डियर, ये रेयर स्पेसीज है। क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। From which district of Rajasthan the चिपको मूवमेंट बिगिन? चिपको मूवमेंट जो था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था? राजस्थान की कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये शुरू हुआ था? हमने चिपको मूवमेंट अभी देखा। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, बट वो राजस्थान में भी शुरू हुआ था। तो वो कौन से स्टेट से हुआ था? जब वो राजस्थान में शुरू हुआ तो वो कौन से जगह से शुरू हुआ? लोकेशन क्या था, डिस्ट्रिक्ट क्या था? सो फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, फ्रॉम विच district of Rajasthan did Chipko movement
did चिपको movement begin? So options given are Jodhpur, Jaipur, Ajmer, Jodhpur, Jaipur, Ajmer, and D, Jaisalmer. जैसलमेर. ठीक है, जैसलमेर. सो इट वॉज स्टार्टेड इन जोधपुर. ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? जोधपुर में स्टार्ट हुआ था. इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन राजस्थान इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट. जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में चिपको मूवमेंट राजस्थान में स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, which of the following is an abiotic component of ecosystem? नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से हमें अबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है उसको सिलेक्ट करना है. Which of the following is an abiotic component of ecosystem? Abiotic component of ecosystem. So options given are bacteria, plants, fungi, humus. Bacteria, plants, fungi, and option D is humus. Humus is organic matter. ये ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है जो अपर लेयर ऑफ सॉइल, टॉप लेयर ऑफ सॉइल में प्रेजेंट होता है और डिकम्पोजिशन से बनता है. तो बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट लिविंग है, फंजाई लिविंग है, ये सारे लिविंग कंपोनेंट है. इसका मतलब ये बायोटिक कंपोनेंट है. ह्यूमस एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर होता है, तो इसलिए ये क्या है? एक अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है. सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन डी, ह्यूमस. ह्यूमस ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का. और ये कहाँ पर तैयार होता है? ये डिकम्पोजिशन से बनता है. डिकम्पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट. और इसका डिकम्पोजिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई बेसिकली. देन क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 is, one of the following is not an example of prey predator food chain. One of the following is not the example of prey predator food chain. आपको कुछ फूड चेन के एग्जाम्पल दिए गए हैं और हमें इसमें से ढूंढना है कि कौन सा है वो जो कि एक एग्जाम्पल नहीं है. प्रे प्रेडेटर फूड चेन का वो एग्जाम्पल नहीं हो सकता. ऐसा कौन सा ऑप्शन है? दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई. ठीक है. सो ऑप्शंस आर सीड्स, रोडेंट्स, फॉक्स, टाइगर. फॉक्स, टाइगर. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन गिवन इज ग्रीन प्लांट्स,
deer, tiger. Green plants, deer, tiger. Green plants, deer एंड टाइगर. ठीक है. सी ऑप्शन है ग्रास, ग्रास ऑपर, लिजर्ड एंड हॉक. ग्रास, ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर, लिजर्ड, हॉक. डी मैंग्रोव शेड लीव्स, डेट्रिटस, मैंग्रोव शेड लीव्स, detritus, shrimps, small fish, large fish. Detritus, shrimps, shrimps के बाद small fish और उसके बाद है large fish. तो देखो यहाँ पर सीड्स, रोडेंट्स, फॉक्स, टाइगर, ये एक प्रे प्रेडेटर क्या है, फूड चेन है, क्योंकि इसमें प्रे भी है और प्रेडेटर्स भी है. ठीक है. कंटिन्यूअस प्रे और प्रेडेटर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे हर लिंक में. ग्रीन प्लांट्स, डियर और टाइगर, यानी ये क्या है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर. तो ये भी एक प्रे प्रेडेटर फूड चेन है. ग्रास, ग्रास ऑपर, लिजार्ड, हॉक, ये भी एक प्रे प्रेडेटर फूड चेन दिखाई दे रही है. मैंग्रोव शेड लीव्स जो कि डिग्रेड हो रहे हैं डेट्रिटस ऑर्गेनिज्म से. डिग्रेड हो रहे हैं मतलब ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, और डिकम्पोजिशन होने के बाद डिकम्पोज्ड मटेरियल को कौन कंज्यूम कर रहा है, श्रिम्प्स. श्रिम्प्स के बाद स्मॉल फिशेस और लार्ज फिशेस. तो इसके आगे अगर देखेंगे श्रिम्प से आगे तो ये एक प्रे प्रेडेटर फूड चेन है. बट ये कंप्लीट फूड चेन का अगर हम कंसीडर करेंगे कंप्लीट फूड चेन को, तो बीच में जो पार्ट आ रहा है डेट्रिटस, इट इज डिकम्पोज्ड पार्ट, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. सो इट कैन नॉट बी अ प्रे. उसको हम प्रे नहीं कह सकते श्रिम्प का. ठीक है. या प्रेडेटर भी कह सकते हैं हम लीव्स का. इसलिए डेट्रिटस जो है एक ऐसा लिंक है बीच में जिसकी वजह से ये फूड चेन प्रे प्रेडेटर फूड चेन नहीं हो सकता. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज दिस फूड चेन इज नॉट अ प्रे प्रेडेटर फूड चेन टाइप. वो उस टाइप का फूड चेन नहीं है, प्रे प्रेडेटर टाइप का ये फूड चेन नहीं है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14 is the depletion of ozone shield is due to. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. The depletion of ozone shield is due to. किसकी वजह से होता है depletion of ozone shield? So options are chlorofluorocarbons, oxides of nitrogen, chlorofluorocarbons, oxides of nitrogen. Option C is hydrocarbons, all of these. Hydrocarbons and D is all of these. तो हमें पता है कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होता है एंड इट एक्ट्स एज अ शील्ड. इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन टू द अर्थ. अर्थ सरफेस पे आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए ये हमें हेल्प करता है, उसको प्रिवेंट करता है. बट ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो सकता है कुछ गैसेस की वजह से. ठीक है. ओजोन लेयर जो कि एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, बट कुछ गैसेस की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो सकता है. एंड बेसिकली दिस गैसेस आर नथिंग बट द एयर पोल्यूटेंट्स. ये क्या होते हैं,
ये गैसेस होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकते हैं, ये ओजोन होल फॉर्मेशन करा सकते हैं। सो ओजोन होल फॉर्मेशन कराने वाले जो एक गैसेस होते हैं, इनमें कौन कौन से गैसेस होते हैं बेसिकली? सो यस, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं इसमें। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्साइड्स हो सकते हैं। एंड सम ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन। So the depletion of ozone layer, ozone shield is due to all of these. ठीक है, so correct option is all of these. Question number 14 का जो correct answer है वो है all of these. All these air pollutants are responsible for ozone layer depletion. Next question, question number 15. Question number 15 is shorter food chain provides. शॉर्टर जो फूड चेन्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? तो डेफिनेटली शॉर्टर फूड चेन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? ऑप्शंस गिवन आर मोर एनर्जी, लेस एनर्जी, मोर एनर्जी, लेस एनर्जी, सी सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, एंड डी, डी क्या है? एनी ऑफ दीज, सॉरी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सो शॉर्टर फूड चेन प्रोवाइड्स, फूड चेन जितना शॉर्ट होगा उतना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उतना ज्यादा, उतना कम एनर्जी क्या होगा? लॉस होगा। 10% लॉ आप सबने पढ़ा है कि ओनली अबाउट 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरमेंट एंड ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। तो इसका मतलब जितना शॉर्ट होगा फूड चेन उतना ज्यादा एनर्जी आगे ट्रांसफर होगा। So shorter food chain always provides more energy. It provides more energy because it has limited number of organisms. Food chain में जो link है वो क्या है? Limited है, और इसकी वजह से ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगा। कम से कम एनर्जी जो है वो क्या होगा? एनवायरमेंट में लॉस होगा। ज्यादा अगर लंबा फूड चेन है तो लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म को मिलने वाला एनर्जी जो है वो क्या होगा? बहुत कम होगा, क्योंकि बीच में वो एनर्जी बहुत ज्यादा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो बीच में जो लिंक्स है उनके अंदर ये एनर्जी लॉस भी होगा और वो खुद भी यूज करेंगे, तो फाइनल वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसको कम एनर्जी मिलेगा। तो जितना शॉर्ट होगा फूड चेन उतना ज्यादा क्या होगा? एनर्जी मिलेगी। ओके, सो दिस इज अबाउट आवर एनवायरमेंट एंड रिलेटेड एमसीक्यूज। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ एमसीक्यूज से डील हम करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।